हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 2 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक मोनोपोली, एकाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत यानी कि मोनोपोली के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली। तो इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एकाधिकार से या तो पूर्ण प्रतियोगिता से, यानी कि मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न इस प्रकार से रहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य किस प्रकार निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है या शॉर्ट में भी आ सकता है, या तो कह सकता है कि एकाधिकार किसे कहते हैं, इसे समझाएं, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में क्या अंतर है। इस टाइप का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत रूप है, यानी कि मोनोपोली जो है वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का जस्ट उल्टा यानी कि विपरीत रूप है। इसमें किसी वस्तु को उत्पादन अथवा बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, या उसे फर्म कहिए या उद्योग का कहिए, वही होता है। बाजार में एकाधिकारी का कोई प्रतियोगी नहीं उपलब्ध होता है। एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसका प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध मार्केट में नहीं होता है। एकाधिकारी की अवस्था में फर्म तथा उद्योग दोनों एक ही होता है। वे उत्पादन करता होते हैं, या तो उसे फर्म कहिए या एक उद्योग कहिए, दोनों एक ही होता है। यानी कि पूर्ण रूप से एकाधिकारी को उत्पादन और बिक्री या पूर्ति कहिए, ये सब चीज़ों पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। किन किन चीज़ों पर अधिकार होता है, देखिए, उत्पादन, वस्तु की पूर्ति और कीमत, इन सब चीज़ों पर एकाधिकारी को एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार होता है। प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार एकाधिकारी वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जेके मेहता क्या कहते हैं कि एकाधिकारी वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सिर्फ कीमत नहीं कहिए, पूर्ति पर भी उसका पूर्ण अधिकार होता है। ये तो जेके मेहता का कहना है कि कीमत पर पूर्ण अधिकार होता है। आगे कहते हैं ये चैम्बरलिन कहते हैं, एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। देख लीजिए, यहाँ इसे इन्होंने पूर्ति को किया कि पूर्ति को नियंत्रण, वस्तु का जो है पूर्ति पर नियंत्रण होता है। यहाँ पे जेके मेहता कहता है कीमत पर नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी वह होता है जो वस्तु का पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण करता हो, या उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण है, या कीमत पर पूर्ण अधिकार इसका होता है। एकाधिकारी के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किन किन विधियों से होता है, आइए इसको देखते हैं। मार्शल की रीति अथवा जांच एवं मूल्य प्रणाली, पहला है मार्शल की रीति अथवा जांच एवं मूल्य प्रणाली कहा जाता है। दूसरा है आधुनिक रीति अथवा श्रीमती रॉबिन्सन का रीति। तो आइए देखते हैं जांच एवं मूल्य प्रणाली, ये मार्शल द्वारा दिया गया है। मार्शल ने बताया कि यह सिद्धांत पर जो है वो मार्शल ने दिया। इन्होंने बताया कि इस विधि के अनुसार एकाधिकारी विभिन्न मूल्यों पर प्राप्त होने वाली लाभ की जांच करके अंत में एक ऐसा मूल्य निश्चित करता है जिस पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। चूँकि विभिन्न मूल्यों का जांचने में के कर्म में एकाधिकारी से भूल होने की संभावना रहती है।
क्या कहते हैं कि विभिन्न मूल्यों के जांचने के क्रम में एक अधिकारी से भूल होने की संभावना रहती है, यानी वह ऐसा मूल्य भी निश्चित करता है जिस पर लाभ अधिकतम न हो अथवा घाटा हो। अतः इस प्रणाली को जांच एवं भूल प्रणाली कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार एकाधिकारी जांच एवं मूल्य प्रणाली के आधार पर मूल्य निर्धारित करने के लिए मांग की लोच, क्या क्या इन्होंने लिए, मांग की लोच और उत्पत्ति के नियमों का सहारा लिए। क्या है, मांग की लोच एवं उत्पत्ति के नियमों का सहारा इन्होंने लिए। किसका किसका, ये देखिए, मांग की लोच एवं उत्पत्ति के नियमों का सहारा लिए। इस प्रणाली द्वारा वह मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित करता है जहां उसकी कुल आय एवं कुल व्यय का अंतर अधिकतम होता है। आइए इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेखा चित्र बनाया गया है। इसमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लिया गया है और वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एवं कॉस्ट को लिया गया है। यहाँ पे देखिए यानी कि आय और लागत को लिया गया है, आय और लागत को यहाँ पे लिया गया है, और दूसरी तरफ क्वांटिटी यानी कि उत्पादन को लिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वो एक्सेस से टी आर रेखा खींचा गया है। देखिए ऐसे ऐसे घूमते हुए टी आर रेखा मतलब टोटल आय वक्र है, मतलब कुल आय वक्र है, टोटल रेवेन्यू वक्र है। और दूसरा क्या है, यहाँ से देखिए टी सी टोटल लागत वक्र, कुल लागत वक्र को लिया गया है। यहाँ पे देखिए सी डी में जो है सो क्या है, सबसे ज़्यादा अंतर है क्या है, सी और डी के बीच। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे सबसे एक रेखा यहाँ खींचा गया, एक रेखा यहाँ और एक यहाँ रेखा यहाँ, तीन रेखा यहाँ खींचा गया है। देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा अंतर क्या है, यहाँ देखिए ए को ले लिया गया है, यहाँ बी लिया गया है, यहाँ सी लिया गया है, यहाँ डी लिया गया है और यहाँ ई और यहाँ एफ को लिया गया। अब देखिए इन दोनों के बीच यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए सी और डी के बीच में है। ध्यान दीजिए ये जो ऐसे करके इतना रेखा आया है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है, यहाँ पे है। देख लीजिए सी और डी के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अंतर है। इसलिए क्या होता है, एकाधिकारी के अंतर्गत वो एम मात्रा का उत्पादन होता है। कितना होता है, एकाधिकारी के अंतर्गत वो से एम मात्रा का उत्पादन होता है। इसमें दोष यह है कि इस रीति का मुख्य दोष यह है कि इससे यह पता नहीं चलता कि वस्तु की कीमत क्या होगी। हालांकि कीमत निर्धारण के लिए मार्शल ने दो बातों पर विशेष ध्यान दिए। तो आइए देखते हैं इसका दोनों ध्यान क्या क्या था। तो इन्होंने, मार्शल ने बताया कि मांग की लोच, पहला तरीका इन्होंने बतलाया मांग की लोच। इसके अंतर्गत पहला तरीका इन्होंने बताया, अगर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, यानी कि मांग की लोच इकाई से अधिक होगी तो अधिकारी मूल्य कम रखकर वस्तु अधिक बेचेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मांग की लोच इकाई से अधिक, ईडी ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अधिक होगा तो एकाधिकारी क्या करेगा, कीमत को अधिक रखेगा। ठीक इसका दूसरा तरीका इन्होंने बताया, यदि मांग की लोच इकाई से कम होगा, यदि मांग की लोच इकाई से कम होगा तो एकाधिकारी क्या करेगा, प्राइस को कम रख करके बेचना प्रारंभ करेगा, यानी कि अपने पूर्ति को सीमित कर देगा और अधिक कीमत वो लेना चाहेगा। कीमत तो कम तो नहीं कर पाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या करेगा, पूर्ति को ही कम कर देगा। ये क्या करेगा, अपनी पूर्ति को कम कर देगा और कम करके अधिक कीमत वसूलना चाहेगा, यानी कि सप्लाई को कम कर देगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सप्लाई जब बढ़ता है तो क्या होता है, कीमत प्राइस घट जाता है। बाजार का ये नियम है कि जब सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस घट रहा है।
हाँ ध्यान दीजिएगा, डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, और सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, सप्लाई भी बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, जब डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा देता है सप्लायर। ठीक इसके विपरीत होता है, जब डिमांड घट जाता है तो प्राइस भी घटा देता है, और प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटा देता है। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। जब प्राइस जब बढ़ने लगता है तो डिमांड यहाँ घटने लगता है, यहाँ उल्टा संबंध पाया जाता है। लेकिन यहाँ हम पहले डिमांड के अनुसार प्राइस को फिक्स कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है। देखिए, प्राइस जब घटता है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ने लगता है। तो पहले हम इसको लेके कर रहे हैं, इसलिए अब हम डिमांड को हटा देते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देता है मार्केट में, प्राइस घट जाता है तो सप्लाई घट जाता है, ये ऑब्जेक्टली है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि मांग की लोच इकाई से कम होगा तो क्या होगा, एकाधिकारी अपने पूर्ति को सीमित कर देगा, स्थिर मतलब कम बेचने लगेगा, जो अधिक पूर्ति करता था उसको रोक देगा, कम पूर्ति करेगा और अधिक कीमत वसूलना चाहेगा एकाधिकारी। ये उसके पास यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता था कि ये मतलब घटता बढ़ता नहीं था, क्या होता था, इतना क्रेता विक्रेता की संख्या होता था कि वो सीमित नहीं कर सकता था। एक आदमी सीमित करेगा तो दूसरा आदमी पूर्ति को रोक नहीं सकता है। तीसरा तरीका इसने बताया कि मांग की लोच इकाई के बराबर रहने पर एकाधिकारी अपने अनुसार कीमत को तय करेगा। कहने का मतलब है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर एक होगा तो एकाधिकारी क्या करेगा, अपने अनुसार वो फिक्स करेगा कि कितना उसे लागत हुआ है। मान लिया लागत उसे 50 रुपया है, तो वे चाहेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ मांग की लोच इक्वल है, तो हम कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करके 55 रुपया में बेच सकता है, वो 60 रुपया में बेच सकता है। यानी कि वो अपने अनुसार से फिक्स करेगा, क्योंकि कीमत पर पूर्ण नियंत्रण उसका होता है। इन्होंने दूसरा तरीका बताया, मार्शल ने दूसरा तरीका बताया, उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने पर लागत घटती है, जिससे क्या होता है, एकाधिकारी अपना उत्पादन बराबर कम मूल्य पर ही अधिक बेचना चाहता है। क्या होता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने पर लागत घटती है। उत्पत्ति वृद्धि नियम में ऑब्जेक्टली की लागत घटेगी, जिससे एकाधिकारी अपना उत्पादन बरकरार रखेगा, यानी कि बढ़ा देगा, और कम मूल्य पर ही अधिक बेचना चाहेगा। यानी कि उत्पत्ति वृद्धि यानी कि लागत कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये उत्पादन करना चाहेगा, और ज़्यादा उत्पादन करके वे अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहेगा। उत्पत्ति समता नियम जब लागू होता है तो क्या होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। क्या होता है, लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एकाधिकारी मांग की लोच के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण करता है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने पर इस अवस्था में एकाधिकारी पूर्ति को कम करके अधिक मात्रा में बेचना चाहेगा, अधिक पैसा वसूलना कर चाहेगा, यानी कि कीमत अधिक वसूलना चाहेगा, यानी कि यहाँ क्या करेगा, पूर्ति को रोक देगा, कम कर देगा। समझे ना, ये तरीका था। अब आइए दूसरा, इसमें दूसरा तरीका हम पहला क्या पढ़ लिए, जांच एवं मूल्य प्रणाली। दूसरा क्या है, श्रीमती रॉबिन्सन का, और या इसे आधुनिक रीति कहते हैं, सीमांत लागत और सीमांत आय का सिद्धांत अथवा श्रीमती रॉबिन्स का सिद्धांत। तो श्रीमती रॉबिन्स के अनुसार एकाधिकारी अपना मूल्य उस बिंदु पर निश्चित करता है जिस बिंदु पर सीमांत आय, जिस बिंदु पर मार्जिनल रेवेन्यू एवं सीमांत व्यय सीमांत व्यय यहाँ कहाँ है, यहाँ देखिएगा, MR और MC होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। सीमांत आय और सीमांत व्यय एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के
कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। इसी प्रकार वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में कुल व्यय जो होता है, सॉरी यहाँ व्यय ही है, ये AME होगा, मार्जिनल एक्सपेंस, ठीक ना, एक्सपेंशंस। तो यहाँ देखिएगा इसी प्रकार वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन में जो कुल व्यय होता है उसे क्या कहते हैं, जो वृद्धि होता है उसमें क्या कहते हैं, सीमांत व्यय कहते हैं। इसकी आकृति को हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इसका आकृति ये होता है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लिया गया है, दूसरे एक्सिस पर आय को लिया गया है। यहाँ पे देखिए ये MR है, मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ पे देखिए ये AR है, एवरेज औसत आय, एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल सीमांत रेवेन्यू। एकाधिकारी के अंतर्गत जो AC तथा MC की प्रकृति होती है वो क्या होता है, सेम होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो बाजार की स्थितियाँ होती है उसी का जैसा होता है। MC जो है AC होता है, देखिए AC और MC सेम वही प्रकृति का होता है। ये उसको हम देखेंगे यहाँ पे। एकाधिकारी के अंतर्गत भी क्या होता है, AC तथा MC की प्रकृति वही होती है जो सामान्य स्थिति में होती है। अर्थात AC तथा MC रेखाओं की प्रकृति क्या होता है, U आकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि AC या MC जो रेखा होता है, सीमांत कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट रेखा की प्रकृति कैसी पाई जाती है। ऑप्शन में दे देगा कि U आकार का, उल्टा U आकार का, दे देगा V आकार का, तो आप उसमें से सही चीज़ को टच कर सकते हैं, यानी कि U आकार को आप सही कर सकते हैं। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए MC वक्र कैसे होते हैं, AC और ये MC, यानी कि AC को देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पष्ट है कि AC रेखा जो है, तो AC का जो न्यूनतम बिंदु होगा वहीं पे काटेगा MC वक्र। जहाँ AC का न्यूनतम सबसे निचला बिंदु होगा, देखिए सबसे निचला बिंदु पर काट रहा है, ये प्रकृति इसका होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसमें हम यहाँ एक डिमांड और सप्लाई को रखे हैं, और यहाँ पे देखिए प्राइस एवं कॉस्ट को रखे हुए हैं, यानी कि कीमत एवं लागत को रखे हैं। कीमत तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण इस रेखा चित्र के माध्यम से होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है, कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण देख लीजिए। ये बाजार के एक अधिकारी के अंतर्गत बाजार का कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ इस रेखा चित्र में देखिए, यहाँ ये MR है और ये AR है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा AR एक अधिकारी में AR ज़्यादा होता है MR से, यानी कि MR से बड़ा होता है ये R। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रेखा चित्र में देखिए AC रेखा यहाँ से खींचा गया है, और AC के न्यूनतम बिंदु पर MC काट रहा है, देख लीजिए, ठीक ना, ये AC और यहाँ MC इसका निचला बिंदु पर काट रहा है। अब देखिए इसका संतुलन बिंदु कहाँ होगा, ध्यान दीजिए। इस बाजार में संतुलन बिंदु क्या होता है, संतुलन का शर्त, हमने बाजार का संतुलन का शर्त क्या बतलाया था पिछले क्लास में, आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि पिछले क्लास में हम क्या बताए थे, शर्त क्या था, पहला शर्त था MR = MC, दूसरा शर्त MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, दूसरा शर्त ये है। देखिए ये शर्त कहाँ फ्लो हो रहा है, किस पॉइंट पे फ्लो हो रहा है, देख लीजिए। MC वक्र MR को कहाँ काट रहा है, देख लीजिए यहाँ E बिंदु पर, देखिए E बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो संतुलन बिंदु यहाँ से एक रेखा सीधा खींच दीजिए, यहाँ से देख लीजिए, इसको मिलाते हुए ऊपर से एक रेखा खींच दीजिए, या ये AR को मिलाते हुए AR से यहाँ खींच दीजिए।
तो संतुलन बिंदु उत्पादन इतना हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी उत्पादन इतना हो जाता है, और यहाँ पे टी ये आर है टोटल, यानी कि ये आर देखिए एवरेज रेवेन्यू को मिलाते हुए खींच दिए। अब क्या करते हैं, हम देखते थे लाभ और हानि का निर्धारण कहाँ से होता था, ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानि का निर्धारण यानी कि एसी वक्र को जहाँ काटता है, कौन, जो मिलाता है हुआ रेखा है, यानी कि जो संतुलन बिंदु को मिलाने वाला रेखा था वो क्या था, एसी को जहाँ टच करता है, देखिए यहाँ एस बिंदु पर टच किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये रेखा मिला दीजिए, ये इसका लॉस हो जाता है, ये क्या होता है, हाँ सॉरी, इसका प्रॉफिट हो जाता है, ये यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि ये सी ए आर से नीचे, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस कब होगा, संतुलन में यहाँ होता, अगर ए आर के बराबर में ए सी होता, और लॉस होता यहाँ पे, देखिए यहाँ काट रहा है तो यहाँ से लॉस होता, ठीक है, उस चीज़ को हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। लाभ हानि का निर्धारण कहाँ होता था, ए सी वक्र के माध्यम से होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ हो रहा है। तो समय की दृष्टि से हम कहा जाए कि एकाधिकारी कीमत का निर्धारण को अगर हम देखें तो क्या होगा, इस दृष्टि से एकाधिकारी कीमत का व्याख्या हमको 3 वर्गों में कर सकते हैं। पहला तरीका है अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण, पहला तरीका है कि अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण, देख लीजिए, अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण। अति अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है, क्या होता है, अल्पकाल समय का वह अवधि होता है जो बहुत ही छोटा होता है, इतनी छोटा होता है कि क्या होता है कि हम उस टाइम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि उत्पादन अधिक हम तुरंत नहीं, कोई भी साधन लगा करके तुरंत हम उत्पादन को कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, फर्म अपनी लागत पर ध्यान नहीं देता है और वह कीमत को कम करके बिक्री कर बढ़ाने की कोशिश करता है। इस अवस्था में कोई फर्म अधिक लाभ तभी प्राप्त करता है जब उसकी सीमांत एमआर शून्य हो जाता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो एमआर जो होता है शून्य हो जाता है, तभी वो क्या कर सकता है, वह अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे 2 रेखा बनाया गया है जो एक ही रेखा से मिलाया गया है, देख लीजिए, ये रेखा है, यहाँ एम आर ए आर है, ठीक ना, और इसमें टोटल रेवेन्यू पे दिया गया है, टोटल रेवेन्यू ये प्राप्त होता है। अब देखिए इस रेखा में देखिए संतुलन बिंदु को कहाँ पे, देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा गैप कहाँ बन रहा था, देखिए ए एन से सी का एक रेखा खींच दिए हैं, कहाँ से खींचे हैं, ध्यान दीजिएगा आप, एम आर कहाँ शून्य होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ शून्य होता है, देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, ग्राफ हम बना ही देते हैं ऐसे करके, एम आर रेखा ऐसे होता है, तो शून्य यहाँ होता है, यहाँ ऋणात्मक चला गया है और यहाँ धनात्मक है, देख लीजिए, ये होता है एम आर रेखा, यहाँ ऋणात्मक, तो शून्य कहाँ हो रहा है, जहाँ पर एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि एक्स एक्सेस को जहाँ टच कर रहा है वहाँ से एक रेखा खींचिए जो कि टोटल रेवेन्यू सबसे अधिकतम बिंदु पर को टच कर रहा है, देखिए टी आर जो है टोटल रेवेन्यू उसका अधिकतम बिंदु को टच करता है। और यहाँ से दूसरा क्या है, ए आर क्या होता है, ए आर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एक और रेखा हम खींच दिए हैं, यहाँ उत्पादन की मात्रा को ले लिए हैं, इधर आय और कीमत को यहाँ रखे हुए हैं, और यहाँ भी तो आय और कीमत है, ठीक ना। तो आइए इस चीज़ को हम आगे समझने का प्रयत्न करें। यदि फर्म संपूर्ण मात्रा वो N1 बेचने के लिए वो P क्या है, वो N1, यानी कि ये दूसरी रेखा जो यहाँ खींचे हैं, देख लीजिए वो N1, ये रेखा का जो निचला भाग यहाँ पे वो N1, इसको काटते हैं तो पता चलेगा आपको। देखिए यदि फर्म संपूर्ण मात्रा वो से N1 तक बेचने के लिए वो P1 कहाँ होगा, यहाँ देखिए ये निचला वो P1 यहाँ तक होता है, कीमत रखता है तो एम आर ऋणात्मक हो जाता है,
क्या था इस समय में एम आर देखिए ऋणात्मक आ गया, देख लीजिए यहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ऋणात्मक हो जाता है और टी आर भी घटने लगता है। यहाँ देखिए टी आर भी घट रहा है, देखिए टी आर घट रहा है, ठीक ना। अतः अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म को वो एन मात्रा ही उत्पादन करना होगा, इतना ही पूर्ति करना होगा फर्म को या उद्योग को, वो से एन मात्रा ही उत्पादन करना होगा और कीमत वो से पी ही रखना होगा और इसे मार्केट में बेचना पड़ेगा। ये था, हम देख लिए इसको अल्पकाल, अति अल्पकाल की स्थिति में। अब हम अल्पकाल की स्थिति को देखते हैं। तो आज देखिए वीडियो तो लंबा हो रहा है, तो अल्पकाल की स्थिति और अल्पकाल की स्थिति में लाभ, असामान्य लाभ, हानि की स्थिति को देखेंगे और एक एकाधिकारी हानि की अवस्था में उत्पादन बंद करेगा या जारी रखेगा, या दीर्घकालीन में एकाधिकारी का कीमत निर्धारण कैसे होगा, उस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।